नमस्कार, मेरा नाम नीरज त्रिपाठी है और ड्रीम दर्शन एकेडमी आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। हमारे यहाँ ड्रीम दर्शन एकेडमी में 3 दिसंबर से प्रयोगशाला टीचर की क्लासेस प्रारंभ हो रही है और यकीन मानिए ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज़ आप लोग 3 दिसंबर से ड्रीम दर्शन एकेडमी से जुड़िए और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए। ठीक है, उसी से रिलेटेड आज एक छोटा सा टॉपिक का डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। बेसिकली श्वसन तंत्र है क्या? सांस लेना और सांस छोड़ना, ये श्वसन नहीं होता। ठीक है, देखिए दो चीजें होती हैं। एक सबसे पहला होता है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, और दूसरा होता है रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग होता है और दूसरा होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ब्रीथिंग मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी कि हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, ये होता है ब्रीथिंग, लिया और छोड़ा, इसीलिए इसको भौतिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? हमने जो सांस अंदर ली है वो आखिर उसका हो क्या रहा है, उसमें कौन सी क्रिया चल रही है, वो क्या कर रहे हैं अंदर, यानी कि हमने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन का अंदर यूज क्या है, उस डिटेल को पढ़ना क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक सिंपल सा मैं आपको डेफिनेशन देता हूं। देखो, हर हर जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जो ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन रहता है वो हमारे शरीर के अंदर जाकर जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं, देखिए जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं, कार्बनिक भोज्य पदार्थ का मतलब क्या होता है? कार्बनिक भोज्य पदार्थ का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा यानी फैट। ठीक है, तो ये कार्बनिक भोज्य पदार्थों को तोड़कर यानी उसका ऑक्सीकरण करके, ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया। देखिए C6H12O6, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। और एनर्जी किस रूप में निकलती है? एटीपी के रूप में निकलती है। ठीक है, ठीक है, एटीपी के रूप में निकलती है। यानी कहने का मतलब यह है कि कार्बनिक भोज्य पदार्थ जो भी हम खाते हैं, देखिए जो भी हम खाएंगे अंत में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। अगर आप पूरा प्रोसेस पढ़ें तो अंत में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में रहते हैं, उनको केवल क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, जिसके कारण ये टूट सके, और इसके टूटने से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन। देखिए, ऑक्सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है जो ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करता है, ऑक्सीकरण में, ऑक्सीडाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, ये तोड़ेगा तभी ये तीन चीज निकलेगी, और इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर कर देते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देते हैं, जल यूज हो जाता है, और एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है एनर्जी। यही एनर्जी से हमारी बॉडी क्या करती है? मूवमेंट करती, चलते फिरते बोलते, क्योंकि अगर ये एनर्जी नहीं रहेगी तो हम चल फिर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? ग्लूकोज के एक पार्टिकल को तोड़ना, और एक पार्टिकल के तोड़ने से करीबन 38 एटीपी एनर्जी क्या होती है? प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, कितने एटीपी का प्रोडक्शन होता है? 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये होता है। देखिए, पूरे श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये वाला जो फॉर्मूला है यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको डेफिनेशन को अच्छे से बताने के लिए। ठीक है, कि ग्लूकोज के एक पार्टिकल को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और ऑक्सीजन जैसे ही इसको तोड़ता है तो ये तीन चीज में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब मेन बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं, यानी कि ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अगर ऑर्गन्स देखा जाए तो शुरुआत से अगर देखते हैं, ठीक है, तो शुरुआत से देखेंगे तो सबसे पहला क्या होता है? नेजल कैविटी आती है। इसको मैं लिख के आपको समझा देता हूं, फिर डायग्राम से अपन इसको अच्छे से समझते हैं।
ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला आता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी यानी नाक, ठीक है, नेजल कैविटी ये पूरा, ठीक है। अब नेजल कैविटी के अंदर क्या क्या आएगा, नेजल कैविटी के अंदर नासा द्वार आता है जिसमें छोटे छोटे बाल रहते हैं, और नासा कपाट आता है जिसमें म्यूकस रहता है। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो जो नासा द्वार रहता है उसमें क्या है, छोटे छोटे हेयर होते हैं जो क्या करते हैं, डस्ट को वो अपने में चिपका लेते हैं, यानी कि डस्ट को अंदर जाने नहीं देते। और जो नासा कपाट के पास म्यूकर रहता है, म्यूकस रहता है, वो क्या करता है, उनको चिपका लेता है। यानी सबसे पहला जो है वो नेजल कैविटी हो गया। दूसरा आता है फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स में खास बात ये होता है जिसको बोलते हैं हम ग्रसनी, ठीक है। फेरिंग्स ग्रसनी क्या होता है, ये दोनों में काम आता है। देखिए फेरिंग्स ग्रसनी एक मार्ग होता है, अभी डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। एक मार्ग होता है जो डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों में मदद करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, एपिग्लोटिस का होता है, ठीक है। और एपिग्लोटिस का रोल क्या होता है, जब हम निकलते हैं तो दो पाइप होते हैं, एक फूड पाइप होता है और एक विंड पाइप होता है, यानी कि एयर पाइप होता है। तो जैसे ही हम निकलते हैं भोजन को, ये एयर पाइप को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारा भोजन कहाँ जाता है, फूड पाइप में जाता है। और इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं। ये इस प्रकार से एक फूड पाइप हो गया और एक हो जाएगा विंड पाइप हो गया, यानी एयर पाइप हो गया। यहां पास रहती एपिग्लोटिस, ठीक है। और ये जो रहती है ये फूड पाइप है, तो ये मान ले हम लोगों ने फूड पाइप मान लिया, ठीक है। और ये होता है एयर पाइप, ठीक है, एयर पाइप। एपिग्लोटिस क्या करता है कि जैसे यहां से भोजन जाएगा, ठीक है, तो जैसे ही भोजन जाता है एयर पाइप के ऊपर बैठ जाता है, जिससे भोजन जो है वो भोजन वाली नली में चला जाता है। और फिर जैसे ही हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ये जो रहता है ये भोजन वाली नली में बैठ जाता है, जिससे हमारा जो सांस लेते हैं वो एयर पाइप में आसानी से चला जाए, ठीक है। ये नॉर्मल सा है। तो पहला ये है, आप केवल इसको समझिए, ठीक है। पहला नेजल कैविटी होता है, दूसरा फेरिंग्स होता है, क्योंकि इसका क्रम पूछा जाता है। इसका अक्सर क्या पूछा जाता है, क्रम। आज हम लोग क्रम पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र, जिसको बोलते हैं हम स्वर यंत्र, ठीक है। जहां से आवाज निकलती, जहां से हमारी क्या निकलती है, आवाज निकलती है। आगे आ जाएगा आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं श्वास नली, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, श्वास नली, जहां से सांस अंदर की ओर जाती है। देखिए ये सबको एक दूसरे को जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। ये सबको एक दूसरे को क्या करते हैं, ज्वाइंट करने का काम करती है, और ये पूरा ऑर्गन बनाती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। यहां से सांस गया, पूरा गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से यानी स्वरयंत्र, ठीक है। ये गले के पास हमारी आवाज कहां से निकलती है, गले से निकलती है, ठीक है। स्वरयंत्र हो गया, ट्रैकिया हो गया, श्वास नली में गई, ठीक है। श्वास नली के बाद ये आई ब्रोंची में, ठीक है, ब्रोंची में गई, जिसे श्वसनी कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, श्वसनी। ब्रोंची के बाद ब्रोंचियोल्स में जाती है, ब्रोंचियोलिस बोला जाता है, ठीक है, ब्रोंचियोलिस बोला जाता है, जिसे श्वसनिया कहा जाता है, श्वसनिया, ठीक है। इसके बाद ये आती है आपका एल्वोलाई में, इसको वायुकोश बोला जाता है, वायुकोशिका या वायुकोश, वायुकोश, ठीक है। अब यहां से एल्वोलाई के बाद अगला जो होता है स्टेज होता है वो होता है डायरेक्ट ब्लड, और ब्लड के बाद होता है सेल, कोशिका, और कोशिका के बाद लास्ट स्टॉपेज होता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसका लास्ट स्टॉपेज होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि ये प्रक्रिया यहां से यहां चलती है। हम सांस जब लेते हैं, देखिए पहली चीज तो ये क्रम समझिए, नेजल कैविटी नासा द्वार, ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स यानी ग्रसनी, उसके बाद लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र जहां से आवाज निकलती है यहां से, ठीक है, उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया ब्रोंची जिसे श्वसनी कहा जाता है, उसके बाद ब्रोंचियोलिस जिसे श्वसनिया कहा जाता है, ठीक है, उसके बाद एल्वोलाई होता है, एल्वोलाई से
एल्वोलाई हो गया, एल्वोलाई से ब्लड में, ब्लड से सेल में, और लास्ट सबसे लास्ट क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहां तक हमारा ऑक्सीजन क्या करता है, ट्रेवल करता है। देखिए पूरा प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी जो मैंने आपको क्या लिख के बताया था, रिएक्शन लिख के बताया, वो पूरा रिएक्शन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है, द सेल ऑफ पावर हाउस। ठीक है, ठीक है, द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसी में प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का एक अणु, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होता है, उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है। ठीक है, और उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है, एनर्जी निकलता है। यानी कि ये जो रिएक्शन होता है वो कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जैसे हम सांस लेते हैं, हम जैसे सांस लेते हैं, तो सांस लेने के बाद अगर हम सांस लिए तो ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे सांस में केवल ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में कई सारे गैसें पाई जाती है। ठीक है, तो इसका एक पैमाना रहता है, कई सारी गैसें जो है हो जाती है, लेकिन मेन चीज की चर्चा करते हैं। जैसे हम अगर सांस लेते हैं तो सांस लेने में 79%, देखिएगा, जब सांस लिया जाता है तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। नाइट्रोजन जो है वो 79% जाता है। ठीक है, ये हम जब अंदर की ओर सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, तो 79% 79% नाइट्रोजन जाता है। ऑक्सीजन जाता है आपका 21%, ऑक्सीजन कितना जाता है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना जाता है 0.03%, यानी ना के बराबर। ठीक है, लेकिन अगर हम सांस छोड़ते हैं तो इन्हीं का पैमाना अलग हो जाता है। सांस छोड़ेंगे तो 79% नाइट्रोजन, ठीक है, 17% आपका ऑक्सीजन और 4% आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब यह है कि नाइट्रोजन जितनी मात्रा में अंदर जाता है उतनी मात्रा में क्या निकल जाता है, बाहर। ठीक है, उसका कोई यूज ही नहीं होता। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो ऑक्सीजन, जो हम श्वसन क्रिया के लिए यूज तो करते हैं, लेकिन उसका शरीर में कोई उपयोग नहीं है। जितनी मात्रा में जाता है उतनी मात्रा में वापिस आ जाता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन 21% गया और 17% वापिस आ गया। ठीक है, यानी कि 21% अंदर गया, ठीक है, और 17% बाहर निकला। यानी कि एक बार यानी श्वसन क्रिया में 4% ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं। ठीक है, यहां 4% गायब हुआ और यहां 4% कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकला। यानी कि 4% हमने यूज कर लिया और 4% कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकाल दिया, बाहर। यानी 4% ऑक्सीजन हर श्वसन क्रिया में हम यूज करते हैं और 4% कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, निकालते हैं। तो प्रक्रिया एकदम क्या है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, यहां पर 4% का डिफरेंस था। ठीक है, अब देखते हैं, यहां से हम नेजल कैविटी से जब सांस अंदर की ओर लेते हैं, ठीक है, तो सांस अंदर की ओर जब लेते हैं तो हम कंप्लीट, ये तीनों को कंप्लीट ले रहे हैं ना, ये पूरा जा रहा है। यानी कि यहां से बोल सकते हैं नेजल कैविटी से हम क्या ले रहे हैं, हम पूरी हवा को अंदर ले रहे हैं, एयर को अंदर ले। तो जब एयर को अंदर लेते हैं तो एयर यहां से पूरी जाती है ग्रसनी में, ग्रसनी में जाती है, यह लैरिंग्स में जाती है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में जाती है, और ट्रैकिया में जाने के बाद ये श्वसनी यानी ब्रोंकी से होते, ब्रोंक्योलिस से होके ये यहां तक यानी कि एल्वोलाई तक, याद रखिएगा, एल्वोलाई तक आपका पूरा कंप्लीट एयर जाता है। यानी पूरा एयर कहां तक पहुंच गया, एल्वोलाई तक। अब मेन काम जो होता है वो एल्वोलाई होता है, इसीलिए एल्वोलाई को क्या बोला जाता है, इसीलिए एल्वोलाई को क्या बोला जाता है, ये है आपके सामने एल्वोलाई। एल्वोलाई को बोला जाता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, यानी ये लंग्स की कार्यात्मक इकाई है, मेन काम इसी का रहता है। जब कोरोना हुआ था तो उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो एल्वोलाई में हो रही, क्योंकि यही क्या काम करता है, ऑक्सीजन को देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, लेने देने का काम यही करता है। इसीलिए इसका मेन वर्क क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये कार्बन डाइऑक्साइड को देता है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है ब्लड से और ऑक्सीजन को ब्लड में दे देता है। अब देखिए, ये एल्वोलाई तक हमने क्या बोला, एयर यहां तक पहुंच गई। एयर जब यहां तक पहुंची तो एयर में तीन चीज थे, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था और ऑक्सीजन। मेन तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन थे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नाम मात्र का था। ये तीनों चीज यहां पहुंच गए। अब तीनों चीज जब यहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन तो जितनी मात्रा में आता है उतनी मात्रा में चले जाता है, तो नाइट्रोजन की चर्चा ही नहीं करते। ठीक है, मेन चर्चा अपने को किसकी करनी है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो मेन चर्चा अपन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की करते हैं। लेकिन ठीक है, अब यहां से
एल्वोलाई की चर्चा करते हैं, पर इसको देख लेते हैं पहले, फिर एल्वोलाई की चर्चा करते हैं। यहां तक एल्वोलाई तक कहां पहुंचा, एयर पहुंचा। अब एयर यहां तक पहुंच गया, अब यहां के बाद चालू होता है किसका सफर, केवल ऑक्सीजन का। तो उसके बाद ऑक्सीजन जाता है ब्लड में, ठीक है, ऑक्सीजन कहां जाएगा, ब्लड में। और देखिए जब भी ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचता है तो उसे शुद्ध रक्त कहते हैं, प्योर ब्लड कहा जाता है, ठीक है। और जब तक वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे इम्प्योर ब्लड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड में जाता है, ब्लड से आएगा कोशिका में जाएगा, सेल कोशिका से, कोशिका के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है, और माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास ग्लूकोज वेट करता रहता है कि जल्द से जल्द क्या है, ऑक्सीजन आए। और जैसे ही ऑक्सीजन आता है इसका क्रेब्स साइकिल चालू हो जाता है, और जो साइकिल चालू हो जाता है उसके माध्यम से यहां पर एक रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन से क्या निकलता है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है। और वही एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए चलने फिरने इधर उधर के लिए, पूरे बॉडी के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसे, हमारे बॉडी के मूवमेंट में। जैसे किसी को रनिंग करना है, जैसे किसी को स्विमिंग करना है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा माइंड और मेरा हाथ काम कर रहा है, कोई रनिंग करता है उसका पैर काम कर रहा है, तो जहां जो चीज ज्यादा एक्टिव होता है वहां का माइट्रोकॉन्ड्रिया उसी अनुसार अधिक से अधिक मात्रा में क्या निकालता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। यानी कि अगर हम 2 राउंड दौड़ लिए, ठीक है, कभी दौड़ते नहीं है, 2 राउंड 3 राउंड मार लिए मैदान का, ठीक है, तो उसके बाद हम मुंह से सांस ले, इतनी जल्दी जल्दी सांस क्यों, क्योंकि हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया तुरंत तुरंत एनर्जी बना रहा है, उसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, और हम तुरंत तुरंत सांस लेते हैं। और ये तुरंत तुरंत जब सांस अंदर की ओर जाती है तो क्या कहता है, तुरंत तुरंत एनर्जी बनती है और बॉडी को यूज होती है। लेकिन अगर हम 2 दिन दौड़ने जाए उसके बाद बंद कर दें तो हमारा बॉडी पेन होने लगता है। कारण यही रहता है कि जहां तक ऑक्सीजन पहले पहुंचा था वहां तक ऑक्सीजन अब नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पर लैक्टिक एसिड का जमाव हो गया है, और लैक्टिक एसिड का जमाव हुआ यानी कि वो एरिया पेन करेगा, और धीरे धीरे लैक्टिक एसिड तक फिर ऑक्सीजन पहुंचता है, तो लैक्टिक एसिड को तोड़ेगा। और लैक्टिक एसिड टूटता किसमें है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी, वही तीनों में टूटेगा। और जब तीनों में टूट जाएगा तो वो दर्द क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां तक माइट्रोकॉन्ड्रिया तक अपने को क्या पहुंचाना रहता है, ऑक्सीजन, बस, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचाना रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है एल्वोलाई में, जो हम एल्वोलाई अभी बोले हो ना, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, उसकी चर्चा करते हैं अपन। देखिए एल्वोलाई में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ठीक है, जो एल्वोलाई आप डायग्राम देखोगे तो एल्वोलाई के इस साइड, ये यहां से जो जा रही है इसे बोलते हैं आपका ब्लड कैपिलरीज, यानी कि रक्त वाहिनिका, जो रक्त को लेके आती है। देखिए यहां पर क्या है, एल्वोलाई है, इसके जस्ट किनारे से ब्लड है, यानी कि एल्वोलाई और ब्लड जो रहते हैं वो आपस में एकदम सक्रिय जगह में एकदम चिपके रहते हैं। आप देखोगे हमारे जो लंग होता है, फेफड़ा होता है, फेफड़े में इस साइड और इस साइड करीबन 300 मिलियन, एक फेफड़े में 300 मिलियन एल्वोलाई होते हैं। देखिए यहां से अगर शुरू करेंगे तो ये नेजल कैविटी हो गया, यहां से आपका फेरिंग्स हो गया, ये हो गया लैरिंग्स हो गया, ये लंबी सी नली क्या कहलाएगी, ट्रेकिया कहलाएगी, ट्रेकिया से ये ब्रोंची हो जाएगा, अंदर में बटा रहता है ब्रोंक्यूल्स हो जाएगा, और ब्रोंक्यूल से ये पूरा एल्वोलाई यहां पर फैला होता है। एल्वोलाई तक पहुंचाने के बाद एल्वोलाई में आसपास जैसा एल्वोलाई का जाल होता है ना, एल्वोलाई का जैसा जाल होता है वैसे ही वहां पर रक्त वाहिनिकाओं का भी जाल होता है। और रक्त वाहिनिका जब वहां पर रहती है और वहां पर कंप्लीट ऑक्सीजन आ जाता है एल्वोलाई के पास, तो एल्वोलाई और रक्त वाहिनिका आपस में सक्रिय रूप से एकदम टाइट फिटिंग होती है, जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और वही जुड़ाव के कारण फिर क्या होता है, यहां से ऑक्सीजन जो है आपका कहां चला जाएगा, देखिए यहां पास एरो दिया, ऑक्सीजन चला जाएगा ब्लड में, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला जाएगा, एल्वोलाई में। यानी कि यह प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन कहां जाता है, एल्वोलाई से ब्लड में, और ब्लड से एल्वोलाई में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है। और जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो फिर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड पूरी प्रक्रिया से गुजरेगा और नाक से निकल जाएगा। यानी कि इतनी स्पीड प्रक्रिया हमारी होती है। अब देखो मैं बताता हूं, यहां पास ये मान लेते हैं, ये एल्वोलाई है, ठीक है, ये मान लेते हैं एल्वोलाई है, ठीक है। और ये यहां पास है आपका
ब्लड वेसल, यानी कि एल्वोलाई को अलग से बना लेते हैं, ब्लड वेसल की कोशिका को थोड़ा रेड कर देते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये इस प्रकार से, ठीक है। अब होता क्या है, एक में यहां पास ये है एल्वोलाई और ये है ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब होगा क्या, जब हमें पता है कि एल्वोलाई में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन कम है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ठीक है। तो एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। अब ये डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं विसरण, ठीक है। और विसरण का सिद्धांत ये होता है कि अधिक दाब से कम दाब की ओर क्या करना है, मूवमेंट करना। तो यहां पर एल्वोलाई में ऑक्सीजन जो रहता है वो अधिक मात्रा में रहता है, और एग्जाम्पल के तौर में ऑक्सीजन है, मान लेते हैं 100 mmHg, ठीक है, Hg, ठीक है। ये जो सिंबल है वो किसको दर्शाता है, प्रेशर को, ठीक है। अब यहां पर है ऑक्सीजन कितना है, मान लेते हैं यहां पर है 37 mmHg, ठीक है। तो यहां पर कम है, यहां ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कहां भागेगा, इस साइड की ओर, ठीक है। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर है 40 mmHg, ठीक है, और यहां पर है 46 mmHg, ठीक है। तो ये कहां भागेगा, ऊपर की ओर भागेगा, वो कहां भागेगा, ऊपर की ओर भागेगा, यानी कि ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर, और तब तक जाएंगे जब तक दोनों आपस में ये कंप्लीटली उधर न चला जाए, कंप्लीटली इधर न चला जाए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये दर्शाने का मतलब ये है कि इसमें दाब के अंतर के कारण ऑक्सीजन नीचे की ओर बहता है और दाब के अंतर के कारण कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। तो ये दोनों का जो आने जाने का मार्ग रहता है ये एक दूसरे से क्या रहता है, अपोजिट रहता है, ठीक है, याद रहेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के गति करते हैं, ठीक है, याद रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये गति करते हैं। तो ये ब्लड वेसल है और ये है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में, ठीक है, ऑक्सीजन जब जाता है, ठीक है, तो एयर के माध्यम से तो तीनों जाते हैं, ठीक है। अब तीनों इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, तो वो तो जाएगा ही, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि जो आदमी बीमार पड़ता है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, ठीक है, इसको प्रॉब्लम रहता है, जो सांस लेने में दिक्कत रहती है, तो हमेशा उसको ऑक्सीजन के साथ हीलियम कंबाइन करके दिया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ क्या दिया जाता है, हीलियम, ठीक है। जो पर्वतारोही रहते हैं उसको ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार अलग अलग गैसें ऑक्सीजन के साथ मिलाई जाती है कंडीशन के अनुसार। जो गोताखोर रहते हैं, जो समुद्र में जाते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहता है, लेकिन जो बहुत ही नीचे चले जाते हैं, एकदम गोताखोर जो एकदम नीचे की ओर जाते हैं, उनमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस रहती है, ठीक है, याद रहेगा। देखिए कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन कहां तक पहुंचता है, उसका लास्ट एंडिंग पॉइंट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में वो रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का पार्टिकल टूटता है और वो क्या प्रोडक्शन करता है, एनर्जी, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में। 38 एटीपी एक ग्लूकोज पार्टिकल से टूटने से हमको प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है। अलग अलग और मेन काम किसका रहता है, एल्वोलाई का, ठीक है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि लंग का कार्यात्मक यानी कि हमारे फेफड़े की कार्यात्मक इकाई क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वो है एल्वोलाई, वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है, वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहां से पूरा प्रोसेस जाता है और प्रोसेस जाने के बाद लंग्स में एल्वोलाई में जाके एयर रुक जाती है। एल्वोलाई के बाद मेन काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर की ओर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एल्वोलाई और ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो जितना भी अशुद्ध रक्त है, देखिए अशुद्ध रक्त का मतलब होता है जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो अशुद्ध रक्त को लाता है कहां, एल्वोलाई में, और एल्वोलाई में ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन जाता है कहां, आपका ब्लड वेसल में, यानी कि ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहां आ जाता है, एल्वोलाई में। फिर हम क्या करते हैं, वही प्रक्रिया अपना के उसको बाहर, नाक से बाहर निकाल देते हैं, और जैसे ही ब्लड कहां चला जाता है, जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है, ब्लड जो होता है प्योर हो जाता है, यानी शुद्ध रक्त कहलाता है, और वो पूरे बॉडी में क्या हो जाए, सर्कुलेट।
यही पूरे उसमें प्रक्रिया चलती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन रहता है वो यही रिएक्शन है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। यही पूरी रिएक्शन का, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, सार है। क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम मात्र सांस लेना या सांस छोड़ने की क्रिया नहीं रहती, ये एनर्जी का प्रोडक्शन की क्रिया रहती है जो कार्बनिक भोज्य पदार्थों से हमको प्रदान करता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कौन करता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो रहता है वो कार्बनिक भोज्य पदार्थों का क्या करता है, विखंडन या ऑक्सीकरण करके हमको एनर्जी देता है। और यही एनर्जी हमको जीवित रखती है, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो हम किसी भी कार्य को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पढ़ना लिखना को जो चल फिर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ग्लूकोज के पार्टिकल को तोड़ने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, थैंक यू।